बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने फिज़िक्स की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की, और आज की इस वीडियो में इसका यूनिट नंबर 4 इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट यूनिट के न्यूमेरिकल कर लिए हुए थे। यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो ये देखिए, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट है अ मशीन गन फायर्स 6 बुलेट्स पर मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड। देखिए, स्टेटमेंट में चाहे टाइम लगे, लेकिन स्टेटमेंट आपने ध्यान से समझनी है, क्योंकि स्टेटमेंट समझ आ जाए तो सारा न्यूमेरिकल समझ आ जाता है। अब ये देखिए, वो कह रहा है एक मशीन गन है जो कि फायर कर रही है कितनी बुलेट्स को, 6 बुलेट्स को पर मिनट, यानी कि एक मशीन 1 मिनट में 6 गोलियों को इतनी वेलोसिटी से फायर कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ तक डाटा लिख लेते हैं। कितनी बुलेट है? 6। तो गिवन डाटा में मैं लिखूंगा नंबर ऑफ बुलेट्स, जो कि इसको कह देते हैं एन, इनकी तादाद है, और उसको मैं कह दूंगा कि वो 6 हैं, 6। अब ये देख के लिखा हुआ है ना पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में। तो टाइम पता चल गया कि टाइम जिसको टी से डिनोट किया जाता है वो कितना है, 1 मिनट। तो यहाँ मैंने लिख दिया है 1 मिनट। इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा। 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड। तो ये देखिए 60 सेकेंड में मैंने लिख लिया है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 700। तो यहाँ मैं लिखूँगा वेलोसिटी जिसको वी से डिनोट किया जाता है, और वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 700 मीटर पर सेकेंड। अब इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट वो कह रहा है इफ़ ईच बुलेट हैज़ अ मैस ऑफ 40 ग्राम, यानी कि हर गोली का जो वज़न है वो 40 ग्राम है। तो यहाँ मैं लिखूँगा मैस जिसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, और वो कितना है, 40 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें 1 किलोग्राम वो किसकी इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। अब ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ना, तो ये 1000 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। इसलिए मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये बच्चों आपको आता होगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। जब आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04। ये यूनिट किलोग्राम वैसे ही, और ये मैस है इसका। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है देन फाइंड, क्या मैंने मालूम करना है, पावर डिवेल्प्ड बाय द गन, कि जो गन है उसमें जो पावर डिवेल्प हुई है वो मैंने फाइंड करनी है। यहाँ मैं हेडिंग दूंगा फाइंड। क्या मैंने फाइंड करना है, पावर जिसको पी से डिनोट किया जाता है, ये मैंने फाइंड करनी है। अब इसकी मैं कैलकुलेशन करूंगा। कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे, क्या मैंने फाइंड करनी है, पावर। पावर का फार्मूला आपने पढ़ा है, मगर आपको दोबारा दिखाऊं तो आपकी बुक पर पेज नंबर 74 पर ये देखे टॉपिक है पी इक्वल चेंज इन द वर्क डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि सिंपल इसको क्या लिखा जाता है, पावर इक्वल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क जो सा है ना, ये एनर्जी की है किस्म है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा पावर इक्वल वर्क की जगह मैं लिखूंगा कि यहाँ पे मैं एनर्जी यूज़ करने लगा हूँ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। वैसे ही इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम, ये देखिए टाइम की वैल्यू तो मेरे पास है 60 सेकेंड, लेकिन काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो पहले मैं वो फाइंड करूंगा इसको, इसलिए मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वो भी बच्चों आपको आता होगा कि काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल है 1/2 मैस और वेलोसिटी का स्केयर इस यूनिट में आपने किया है। अब ये देखिए 1/2 वैसे ही मैस किसके इक्वल है, 0.04। तो इसकी जगह ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है 0.04, और वेलोसिटी जो कि इक्वल है 700। तो ये मैंने लिख दी है 700 और इसका स्केयर। अब 0.04 डिवाइडेड बाई 2, तो आप कैलकुलेटर पे अगर करेंगे तो आ जाएगा 0.02। अब 700 का जब आप स्केयर लेंगे तो वो आ जाएगा 4,90,000। तो ये मैंने लिख दिया है। अब इसको जब 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 9800। मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट होता है जॉल। तो ये मैंने जॉल लिख दिया है। अब ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हुई है। अब अगर मैं आपको चीज़ दोबारा समझाऊँ, स्टेटमेंट में आऊँ, तो ये देखिए कितनी बुलेट्स हैं, 6 बुलेट। वो जो मैंने एनर्जी फाइंड की है वो 1 बुलेट की है। कितनी बुलेट फायर की गई हैं, 6। तो इस 6 को, इस तादाद को जब इस एनर्जी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 6 गोलियों को जो मशीन से फायर किया गया है ना, उसकी एनर्जी आ जाएगी। तो फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 6 बुलेट्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये देखें 6 बुलेट। पहले कितनी थी, पहले मैं फाइंड की है 1 बुलेट की। तो अब मैं इस काइनेटिक एनर्जी को 1 बुलेट के नाम से दे दूंगा कि ये मैंने एक गोली की काइनेटिक एनर्जी फाइंड की है। इसी तरह इसको भी आप यहाँ पे लिख लें 1 बुलेट। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना 6 से, तो देखिए 6
मल्टीप्लाई 9800 जूल। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 58,800। ये मेरे पास आ गई है एनर्जी 6 गोलियों की। अब इसको मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो कि है पावर इक्वल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 1। ये लिखकर पावर इक्वल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है 6 गोलियों की, 58,800 डिवाइडेड बाय टाइम। वो मैंने आगे भी आपको बताया था कि 60 सेकंड है, तो टाइम की जगह पे मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 980। और पावर इसका यूनिट होता है वाट, तो यहाँ मैं लिख दूंगा वाट। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड वाला न्यूमेरिकल। अ फैमिली यूजेस 10 किलोवाट ऑफ पावर। कि एक ख़ानदान है जो कि 10 किलोवाट पावर यूज़ करता है। तो पावर उन्हें दे दी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पावर इक्वल है 10 किलो वाट। अब ये किलो के किसके इक्वल होता है 10 की पावर 3, यानी कि 1000। अब इसकी जगह जब मैं 1000 लिखूंगा तो 10 मल्टीप्लाई 1000, तो वो मेरे पास आ जाएगा 10,000। ये मैंने डायरेक्ट लिख दी है। एक ही जगह पर जब मैं 1000 लिखूंगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 10,000। ये वाट वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट है डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन हॉरिजेंटल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 300 पर स्क्वायर मीटर। कि सोलर एनर्जी जो उनसे है वो डायरेक्ट आ रही है हॉरिजेंटल, इस तरह की लाइन को हॉरिजेंटल कहा जाता है। हॉरिजेंटल सरफेस है उसके ऊपर, और उसका रेट क्या है 300 पर स्क्वायर मीटर। चले मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये है 300। यहाँ पर वाट भी आता है, बाई मिस्टेक नहीं लिखा गया, बुक पर है यहाँ पर 300 वाट पर स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर नेगेटिव में। अब इस यूनिट से मुझे आइडिया हो गया है कि वाट पर स्क्वायर मीटर ये क्या है, ये इंटेंसिटी के इक्वल होता है, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। इंटेंसिटी का यूनिट होता है वाट पर स्क्वायर मीटर। तो इंटेंसिटी दी हुई है। अब इससे नेक्स्ट है इफ़ 75% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि इस एनर्जी का 75% हिस्सा जो होता है ना, इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि इस इंटेंसिटी का 75% जो है ना, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इंटेंसिटी 75%, ये देखें 75% वैसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वैल्यू के साथ, जो कि है 300 वाट पर स्क्वायर मीटर। अब परसेंटेज ख़त्म करना आपको आता है कि इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखें 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ये 300 वैसे ही, और ये वाट पर स्क्वायर मीटर वैसे ही। ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। 75 मल्टीप्लाई 3, तो वो आ जाएगा आपके पास 225, और ये वाट पर स्क्वायर मीटर वैसे ही। ये इंटेंसिटी आ गई है 75%, जो कि कन्वर्ट हो रहा है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इससे नेक्स्ट है हाउ लार्ज एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 10 किलोवाट पावर। यानी कि कितना एरिया मेरे पास होगा कि इतनी एनर्जी जो सी है वो सप्लाई हो जाए। तो यहाँ मैंने फाइंड क्या करना है, एरिया। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरिया मैंने फाइंड करना है। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा, और फार्मूला वो आपको आता है कि इंटेंसिटी वो इक्वल है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। मैंने एरिया फाइंड करना है, तो ये देखिए एरिया इस तरफ आ जाएगा, ये पावर डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मल्टीप्लाई, और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये मेरे पास एरिया का फार्मूला आ गया है। अब ये देखिए पावर मेरे पास है, यहाँ पर पावर कितनी है, ये है 10,000। वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10,000 डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी मैंने कौन सी लेनी है, अगर आप ये इंटेंसिटी यूज़ कर देंगे ना 300, तो गलत हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट में उसने क्लियर कहा हुआ है कि 75% एनर्जी कौन सी है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो 75% वाली जो सी इंटेंसिटी वैल्यू है वो यूज़ होगी, जो कि है 225। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फिर 225। चाहे इसके साथ आप लिख भी दे कि इंटेंसिटी जो सी है वो 75% इस्तेमाल होनी है। इसको जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44.4। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया है मीटर स्क्वायर। ये है इसका आंसर। अगर यूनिट की आपको समझ नहीं आई तो ये देखें 10,000 वाट था, इसके साथ मैंने वाट लिख दी है। 225 इसका यूनिट क्या था, वाट पर स्क्वायर मीटर। ये देखिए वाट पर स्क्वायर मीटर, ये वाट इससे कैंसिल हो गया, ये पर स्क्वायर था ना, यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, जब ऊपर जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका थर्ड वाला न्यूमेरिकल। इफ़ मैस ऑफ द अर्थ इज़ 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। कि ज़मीन का मैस दिया हुआ उसने इतना। तो सबसे पहले यहाँ तक डाटा लिख लेते हैं
कि मैस ऑफ अर्थ, इसको मैं लिख लेता हूँ m और इसके साथ e लिख लेता हूँ, यानी कि ये अर्थ का मैस है। क्योंकि आगे मैस ऑफ सन भी आना है ना, तो सेम ना हो जाए इसलिए मैंने ए के साथ ई लगा दिया है। ये किसके इक्वल है? 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 और इसका यूनिट किलोग्राम। अब मैस ऑफ सन इज़, ये मैस दिया हुआ है सूरज का, तो यहाँ मैं लिखूँगा मैस ऑफ सन एम एस इक्वल 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻30 और इसका ये यूनिट किलोग्राम। इससे नेक्स्ट है द सन इज़ 160 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, के सूरज जो उनसे है वो ज़मीन से इतना दूर है। यानी कि समझ लें मिसाल के तौर पर ये है ज़मीन और ये है सूरज। अब इनका डिस्टेंस जो उनसे है ना वो ये दिया हुआ है, और डिस्टेंस को आमतौर पर आर से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनका डिस्टेंस यानी कि आर वो इक्वल है कितना? 160 मिलियन किलोमीटर। बाकी स्टेटमेंट बाद में रीड करूँगा, पहले इसको सॉल्व करता हूँ मैं। ये देखिए 160 मिलियन वो होता है 10⁻6, ये किलो है जो कि है 10⁻3 और ये मीटर वैसे ही। अब ये देखिए 160 मल्टीप्लाई 10⁻6 प्लस 3, ये आ जाएगी 9। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये आ जाएगा मीटर। इसको मैं और सिंपल कर लेता हूँ, जहाँ पे डेसिमल का पॉइंट नहीं होता वहाँ पे लास्ट पे समझ जाता है। तो इसको जब सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से मैं 2 पॉइंट पीछे लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻2 पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ गया हूँ तो पावर्स ऐड होंगी, तो 10 9 प्लस 2, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास आ जाएगा 11। ये असल में मैंने आर की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इससे नेक्स्ट देखिए वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ मैं फाइंड की हेडिंग दूंगा और यहाँ मैं लिखूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यू से डिनोट किया जाता है, ये मैंने फाइंड करनी है। इससे नेक्स्ट कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा। अब इसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आपकी बुक पर पेज नंबर 78 के लास्ट पर है। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। टॉपिक आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल एम जोन सा है वो मैस ऑफ अर्थ है और स्मॉल एम जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये समझ ले मैस ऑफ अर्थ है और ये मैस ऑफ सन है। इस लिहाज से फार्मूला यहाँ मैं लिखूंगा कि यू इक्वल माइनस जी कैपिटल एम वो अर्थ और फिर मैस ऑफ सन डिवाइडेड बाय आर। यहाँ मैंने स्मॉल आर लिया हुआ है ना, ये देखिए स्मॉल आर लिया हुआ था, इस वजह से यहाँ पे मैं स्मॉल आर ले लूँगा। अब इनकी वैल्यूज पुट करूँगा, u इक्वल माइनस जी की वैल्यू भी आपने मैटर में पढ़ी हुई है जो कि है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चले डाटा के साथ में लिख लेता हूँ कि g इक्वल, इसकी वैल्यू आपने याद भी रखनी है, MCQs भी आ सकता है, जो कि है 6.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यहाँ पे मैं यूज़ करने लगा हूँ 6.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अब मैस ऑफ अर्थ जो कि ये है 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24, ये है 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 मल्टीप्लाई मैस ऑफ सन जो कि ये है 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻30, 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻30 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू जो कि ये है 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻11, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻11। अब इसको सॉल्व करना आपने सीखना है। बच्चे डायरेक्ट वैल्यू याद रख लेते हैं आंसर, क्योंकि उनको ये सॉल्व करना मुश्किल होता है। सबसे पहले ये जो 10 की पावर है ना, इनको मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चलिए आपके आसानी के लिए एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए 10 की पावर -11 है, फिर 24 है और फिर 3 है। पावर्स मैंने इकट्ठी कर ली हैं। अब ये 6.74 मल्टीप्लाई 6.0 मल्टीप्लाई 1.99, इन तीनों को आप कैलकुलेटर पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 79.68। ये मैंने किया है मल्टीप्लाई करके, इन तीनों को मेरे पास ये आंसर आया है। डिवाइडेड बाय क्या है 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻11 वैसे ही। अब 79.68 को मैं डिवाइड करूँगा 1.60 से। जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 49.8, ये मैंने लिख दिया है। अब ये नेगेटिव साइन वो वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें -11 प्लस 24 प्लस 3, ये बाय मिस्टेक मुझसे 3 लिखा गया है। ये देखिए 10 की पावर था 30, तो इसको आप ज़रा करेक्ट कर लें। यहाँ पे भी 30 आएगा और यहाँ पे भी 30।
अब -11 + 24 + 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 43। तो फिर यहाँ मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 43। अब ये देखें 10 की पावर 11 नीचे है डिनोमिनेटर में, जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर फिर नेगेटिव में हो जाएगी, यानी कि +11 है, जब ऊपर आएगा ये तो ये आ जाएगा -11। अब ये -49.8, वैसे ही मल्टीप्लाई 10 की पावर 43 -11 वो आ जाएगा 32। मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहा हूँ, इसका यूनिट क्या है, जूल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ये है इसका आंसर। अगर आपने बुक वाला आंसर लाना है तो ये देखें डेसिमल का पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, तो ये माइनस वैसे ही 4, डेसिमल का पॉइंट पीछे जाऊंगा तो ये आ जाएगा 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाए तो पावर ऐड होती है, 32 + 1 वो आ जाएगा 33, इसके साथ जोल वैसे ही, तो ये आ गया इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4। एन ऑब्जेक्ट वेटिंग 98 न्यूटन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट किया है 98 न्यूटन। सबसे पहले मैं यही लिख लेता हूँ कि वेट जिसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है जो कि है 98 न्यूटन, और हाइट कितनी है 10 मीटर। यहाँ मैं लिखूँगा हाइट जिसको 8 से डिनोट किया जाता है, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 10 मीटर। इट्स स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये अगर आपको समझाऊँ तो वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर समझ ले ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका वजन कितना है, वजन है 98 न्यूटन। कह रहे इसको ड्रॉप किया गया है यानी कि छोड़ा गया है, इसकी हाइट से कितनी हाइट है, वो हाइट है मेरे पास 10 मीटर। कह रहा है जब ज़मीन से ये टकराने लगे हैं ना, जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, जब अभी टकराने लगे ना ज़मीन के साथ, तो इसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड असल में वेलोसिटी होती है, तो यहाँ मैं लिखूँगा वेलोसिटी v जो कि इक्वल है 12 मीटर पर सेकेंड। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये फ्रैक्शनल फोर्स मैंने फाइंड करनी है, तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगा फाइंड की, क्या फाइंड करनी है, फ्रैक्शनल फोर्स जिसको F से डिनोट किया जाता है, ये मैंने फाइंड करनी है। अब मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा। अब पहले बाद में आपको फार्मूला बताता हूँ क्या कौन सा लगना है। पहले आपने अपनी बुक पर पेज नंबर 81 पर कॉन्सेप्ट सारा पढ़ा है कि हाइट पर जब कोई चीज़ होती है ना, हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जौन सी है वो ज़ीरो होती है, और जब ज़मीन पे होती है यानी कि ग्राउंड पे तब पोटेंशियल एनर्जी वो ज़ीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी वो तब मैक्सिमम होती है। तो इस लिहाज से यहाँ मैं ये कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इतनी हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो इस लिहाज से कैलकुलेशन देखें, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन। दोबारा समझिएगा, ये देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है ना, ज़मीन के पास पास इसकी फाइंड करनी है फ्रैक्शनल फोर्स। बिल्कुल ज़मीन पर हो ग्राउंड पे तब ज़ीरो होती है, लेकिन जब ज़मीन के वो पास पास आती है तब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी वो कम होती जाती है। जब तो ये देखें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, जब ज़मीन के बिल्कुल पास आ जाती है ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, तो अभी ज़मीन के करीब करीब है तो वो गेन हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, और इसके साथ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये देखें पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है, mgh इक्वल काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है 1/2 mv² प्लस वर्क डन। इस चैप्टर के स्टार्ट में आपने पढ़ा है कि वर्क डन वो इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, असल में हाइट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट की जगह पे फिर आ जाएगा हाइट। तो इस लिहाज से यहाँ मैं लिखूंगा कि वर्क डन की जगह पे आ जाएगा ये फोर्स और इसके साथ हाइट। मैंने फोर्स फाइंड करनी है, ये पॉजिटिव इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि mgh वैसे ही -1/2 मैस वेलोसिटी का स्केल इक्वल फोर्स और हाइट। अब ये देखें मेरे पास m की वैल्यू यानी कि मैस की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो सबसे पहले मैं मैस की वैल्यू फाइंड करूंगा। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन नंबर 1 गिराने देता हूँ साइड में, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि मैस मैं कैसे फाइंड करूँगा। इसको आपने यहाँ पे लिख के इसके बाद ये आपने सॉल्व करना है, तो बार बार लिखने की बजाय मैं यहाँ पे साइड पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि वेट असल में किसके इक्वल है, एम जी, जैसे कि आपने पढ़ा है ना F इक्वल ma न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
फोर्स असल में वेट के इक्वल होती है, मैस वैसे ही, और एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के इक्वल होता है। तो वेट किसकी वैल्यू है, ये वेट इक्वल है 98, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 98 इक्वल मैस वैसे ही, और जी की वैल्यू वो आपको आती है 9.8। ये मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, तो 98 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल मैस। जब इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10, यानी कि मैस मेरे पास आ गया है 10 किलोग्राम। इस मैस की वैल्यू को अब यहाँ पे मैं पुट करूँगा, ये कैसे मैंने फाइंड की है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब एम इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा ये 10। फिर इससे नेक्स्ट है जी जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अभी आगे भी यूज़ किया, यहाँ पे वैल्यू 9.8। हाइट कितनी है, ये है हाइट 10। हाइट की जगह पे मैं लिख दूंगा 10 माइनस 1/2 मैस जो कि अभी फाइंड किया है 10, और वेलोसिटी ये है 12। वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा 12 और इसका स्केयर इक्वल, ये एफ फाइंड करना है फोर्स, और हाइट आगे भी यूज़ की है जो कि है 10, वो मैंने लिख दी है। अब 10 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 10 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 980 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10, 12 का स्केयर आ जाएगा 144। 144 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 720 इक्वल, ये वैसे ही 10 और ये फ्रैक्शनल फोर्स 980 माइनस 720, तो वो आ जाएगा 260 इक्वल ये 10 और फ्रिक्शनल फोर्स 10 मल्टीपल और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 260 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल एफ वैसे ही, ये 0 0 से कैंसिल, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल आ गई है 26, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो ये मैंने लिख दिया है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 5। A 75 वाट फैन इज़ यूज्ड फॉर 8 आवर्स डेली फॉर 30 डेज, यानी कि 75 वाट का एक पंखा है जो कि 30 दिन रोज़ 8 घंटे चलता है। पहले यहाँ तक डाटा लिख लेते हैं, बाद में आगे देखते हैं कि क्या फाइंड करना है। 75 वाट, तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि ये पावर है, तो पावर जिसको पी से डिनोट किया जाता है जो कि है 75 वाट। अब रोज़ कितना चलता है, 8 घंटे। तो यहाँ देखूंगा डेली यूज़ टाइम, ये लाइन मैंने किस लिए छोड़ी है अभी आपको समझाऊंगा। अगर अभी मैंने सॉल्व कर दिया तो आपने कहना है कि क्यों किया ऐसा, बाद में समझाता हूँ। डेली यूज़ टाइम कितना है, 8 आवर्स, वो मैंने लिख दिया है। कितने दिन चलता है, 30 दिन, तो यहाँ मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डेज जो कि कितने हैं, 30 डेज। अगर मैंने टोटल टाइम फाइंड करना हो तो यहाँ मैं लिखूंगा टोटल टाइम, यानी कि 30 दिन है और हर रोज़ 8 घंटे वो चलता है, तो 30 मल्टीप्लाई 8 वो आ जाएगा 240 आवर, के एक महीने में 30 दिन में वो इतने घंटे चलता है। अब फाइंड मैंने क्या करना है, फर्स्ट वाला पार्ट है एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है वो मैंने फाइंड करनी है। तो फाइंड में यहाँ मैं हेडिंग दूंगा एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि ई, ये मैंने फाइंड करनी है। अब इससे नेक्स्ट सेकंड वाला है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैन इफ़ 1 यूनिट कास्ट इज़ ₹22.5, कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने फाइंड करना है जबकि 1 यूनिट की कीमत कितने है, 22.5। तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगा फिर कि कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मैंने फाइंड करनी है जबकि 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 22.5, तो वो भी मैं गिवन डाटा में लिख लेता हूँ। ये है कास्ट ऑफ 1 यूनिट इक्वल ₹22.5, ये भी मैंने लिख दिया है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये देखें मैंने कैलकुलेशन की हेडिंग दे दी हुई है। अब देखें पावर वो किसकी इक्वल होती है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। आगे भी न्यूमेरिकल में ये यूज़ किया हुआ था, लेकिन अब ये वर्क पता है क्या होता है, एनर्जी को ही वर्क आ जाता है, तो इस लिहाज से मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि पावर वो इक्वल होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे कि आगे मैंने वर्क की जगह पर लिखा था ना, काइनेटिक एनर्जी, वर्क असल में एनर्जी को कहा जाता है, तो यहाँ मैंने लिखा है पावर इक्वल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने एनर्जी फाइंड करनी है, तो ये टाइम डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, यानी कि पावर मल्टीप्लाई टाइम इक्वल एनर्जी। अब इस पावर की जगह ये 75 वाट में लिख दूंगा, पावर की जगह पर 75 वाट मल्टीप्लाई टाइम कितना है, ये है 240 आवर, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 240 आवर इक्वल एनर्जी। 75 मल्टीप्लाई 240 वो आ जाएगा आपके पास 18,000, और ये वाट और आवर वैसे ही इक्वल एनर्जी। अब देखिए उसने स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल यूनिट्स यानी कि यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, और 1 यूनिट वो पता है किसकी इक्वल होता है, वो होता है 1 किलो वाट आवर के इक्वल।
पहले मैंने सोचा था कि इसको भी मैं किलो वाट में कन्वर्ट कर दूंगा, इसलिए मैंने ये लाइन छोड़ी थी। फिर मैंने सोचा आपने कंफ्यूज हो जाना, इसलिए मैंने अब इसको इस वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करूंगा। ये यहाँ पे मैं कर दूँ नेक्स्ट पेज पे जाने की बजाय। ये देखें 18,000। वैसे ही इस वाट आवर को जब मैं किलो वाट आवर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने वाट को किलो वाट में कन्वर्ट किया है। और ये एनर्जी वैसे ही ये 3 ज़ीरो इससे कैंसिल, बाकी रह जाएंगे 18 किलो वाट आवर इक्वल एनर्जी। यानी कि किलो वाट आवर किसकी इक्वल है अब? यूनिट के। तो एनर्जी कितनी आई है? 18 यूनिट। तो यहाँ मैं लिखूंगा फिर एनर्जी इक्वल आ गई है 18 यूनिट। आपने मुश्किल नहीं बनाना। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप स्टार्ट में 75 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी किलो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 0.075 किलो वाट। फिर इस वैल्यू को जब आप 75 की जगह पर डायरेक्ट लिखेंगे ना 0.075, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 240 से, तो फिर आपके पास डायरेक्ट 18 ही आंसर आएगा। चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप अब 1000 से डिवाइड कर लें, आंसर वही आना है। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने फाइंड करनी थी। एक यूनिट की प्राइस कितनी है? 22.5। अब बड़ा ही आसान है, इस एक यूनिट की प्राइस को टोटल कितने यूनिट आए हैं? 18। इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बिजली के बिल जो से है वो आ जाएगा। तो यह मैं हेडिंग दूंगा इसका सेकंड वाला पॉइंट, और यहाँ मैं लिखूंगा कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इक्वल होता है कितने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं वो मल्टीप्लाई एक यूनिट की प्राइस। तो कितने यूनिट यूज़ हुए हैं? यूनिट यूज़ हुए हैं 18, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 18। और एक यूनिट कितने का पड़ रहा है? ₹22.5। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगी ₹405। ये इतना बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसे आप अपने घर का भी फाइंड कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 2 किलोग्राम is thrown up from ground, reach a height of 5 मीटर and fall back to earth। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जिसका मैस कितना है? 2 किलोग्राम। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मैस, जिसको एम से डिनोट किया जाता है, और ये है 2 किलोग्राम। ये मैंने वैसे लिख लिया है। कह रहे इसको ऊपर फेंका गया है जिसकी हाइट है 5 मीटर। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है 2 किलोग्राम, इसको ऊपर फेंका गया है जिसकी हाइट है 5 मीटर। हाइट लिख लेते हैं 7 की हाइट, जिसको 8 से डिनोट किया जाता है, और ये है मेरे पास 5 मीटर। कह रहा है जब वो वापस अर्थ ज़मीन की तरफ आता है तो इसके साथ देखिए लिखा हुआ है नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, कि हवा की रेजिस्टेंस जो सी है उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये डाटा था। कैलकुलेट किया मैंने, फाइंड करना है। 3 पार्ट है। फर्स्ट वाला है वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट रीच एट हाई 5 मीटर हाइट। यानी कि मैंने वर्क डन W फाइंड करना है। मैं लिख लेता हूँ साथ कि मैंने 5 फाइंड क्या करना है? वर्क डन मैंने ये फाइंड करना है। और क्या है? ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट रीच एट 5 मीटर हाइट, यानी कि जब ये ऊपर गया है ना 5 मीटर हाइट तक, तब मैंने इसकी वर्क डन फाइंड करनी है। फिर सेकंड पार्ट इसको साथ में लिख लेता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट कम बैक टू द अर्थ, यानी कि 5 मीटर हाइट से जब ये वापस अर्थ की तरफ आता है तब इसका मैंने वर्क डन फाइंड करना है। तो ये भी वर्क डन है। इसको मैं कह लेता हूँ कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से इसको मैं कह लेता हूँ कि ये वर्क डन है मेरे पास अपवर्ड, ये वापस अर्थ की तरफ आ रहा है। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए मैं लिख लेता हूँ कि ये मैंने वर्क डन फाइंड करना है डाउनवर्ड। ये मैंने डाउन लिख दी है ताकि सेम ना हो, वर्क डाउनवर्ड इक्वल ये मैंने फाइंड करना है। अब इसका थर्ड वाला पार्ट टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, यानी कि ये ऊपर गया है नीचे आया है, उस वक्त मैंने वर्क डन फाइंड करनी है। आल्सो मेंशन फिजिकल सिग्निफिकेशंस ऑफ द रिजल्ट, और फिर मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस बतानी है। यानी कि अब इसका थर्ड वाला पार्ट मैंने क्या फाइंड करना है? वर्क डन टोटल। तो यह मैं टी लिख लेता हूँ, ये मैंने फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला पार्ट करने लगा हूँ, जो कि क्या है? वर्क डन अपवर्ड। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि मैंने वर्क डन फाइंड करनी है ऊपर की तरफ अपवर्ड। अब ये देखिए वर्क डन का क्या फार्मूला है, आपने पढ़ा हुआ है एफ डॉट डी, यानी कि एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कास आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन। ये इसी चैप्टर का फर्स्ट वाला टॉपिक है। अब समझिएगा मैंने एंगल थीटा कैसे फाइंड करना है, क्योंकि मेरे पास फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट वो भी है। अब ये समझिएगा कि एंगल वो मैंने कैसे फाइंड करना है। दोबारा मैं आपको समझाऊँ
तो ये ऑब्जेक्ट था ना, इसको ऊपर की तरफ फेंका है मैंने, अभी अपवर्ड ऊपर जाने की इसकी डायरेक्शन है। तो ये देखें, जब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, क्योंकि अर्थ की तरफ है ग्रेविटी की डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो जिससे मुझे ये आइडिया हो गया कि इसका एंगल जोन से है वो 180 डिग्री है, क्योंकि एक सीधी लाइन जोन सी है, इसका एंगल होता है 180 डिग्री। अगर इनकी डायरेक्शन सेम हो, यानी कि ये भी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ ही हो, तो फिर एंगल जीरो होता है। वो इसके सेकंड वाले पार्ट में करेंगे। अभी फर्स्ट वाले पार्ट में आपको आइडिया हो गया होगा कि एंगल 180 कैसे है। अब ये वर्क डन वैसे ही। अब ये एफ, देखिए मेरे पास फोर्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास एम की वैल्यू है। तो एफ का मैंने फार्मूला यहाँ पे लगा दूंगा, जिस तरह आगे भी न्यूमेरिकल में यूज़ किया था। एफ की जगह पर एम जी और डी, यानी कि डिस्टेंस है, और यहाँ पे हाइट, जो कि डिस्टेंस ही है ऑलमोस्ट। तो हाइट की, डिस्टेंस की जगह मैं हाइट लिख लूँगा, और ये काज थीटा की जगह पर अब मैं लिख लूँगा 180 डिग्री। अब ये देखिए मैस, मैस की क्या वैल्यू है, 2 किलोग्राम, और हाइट है 5। तो मैस की जगह मैं लिख दूँगा 2। जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि है 9.8, हाइट की वैल्यू जो कि है 5, और काज 180 जो कि -1 के इक्वल होता है। अब इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 10, 10 × 9.8 जो कि आ जाएगा 98, और ये नेगेटिव साइन वैसे ही। ये मैंने वर्क डन फाइंड कर लिया है अपवर्ड। अब इसका सेकंड वाला पार्ट वो करेंगे जो कि है वर्क डन डाउनवर्ड। तो फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि वर्क डन डाउनवर्ड है, तो मैं डी लिख लेता हूँ। आपने आइडिया कर लेना है कि डी का मतलब है डाउनवर्ड। फार्मूला यही है, एफ डी और काज थीटा वैसे ही। अब एफ इसकी जगह पर वैसे ही आ जाएगा, ये एम जी, डी जो कि हाइट है, इसको मैं कह दूंगा 8, और काज, अब ये देखिएगा थीटा। अब ये समझिएगा कि ये ऑब्जेक्ट था, ऊपर की तरफ फेंका गया है 5 मीटर, अब ऊपर से नीचे डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और ग्रेविटी वो भी डाउनवर्ड है, सेम डायरेक्शन है, जिससे मुझे आइडिया हो गया है कि एंगल जौन से है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा, इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा 0 डिग्री। अब इनकी वैल्यू एम जी एच आगे वैल्यू यूज़ की हुई है, तो एम की जगह वो थी 2 वैल्यू, जी जो कि है 9.8, और हाइट जो इसकी वैल्यू थी 5, और काज 0 जो कि 1 के इक्वल है, वो मैं लिख दूंगा 1। अब इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 98। ये मेरे पास वर्क डन आ गया है डाउनवर्ड, और वर्क डन जो कि एनर्जी है, इसका यूनिट है जोल। इसी तरह पार्ट 1 इसका मैं यूनिट लिख दूंगा यहाँ पर जोल। तो थर्ड वाला पार्ट यहाँ मैं हेडिंग दे दूंगा कि थर्ड वाला पार्ट वर्क डन टोटल, जो कि क्या आ जाएगा, वर्क डन अपवर्ड ऊपर की तरफ, प्लस वर्क डन जो नीचे आया है डाउनवर्ड। अपवर्ड क्या आया था, -98 जोल, प्लस डाउनवर्ड वो आया है प्लस का 98 जोल। ये देखिए अभी फाइंड किया है, और माइनस का ये भी फाइंड किया है अभी। प्लस और माइनस आपस में ये कट जाएंगे, तो टोटल वर्क डन क्या है मेरे पास, 0। और वर्क का यूनिट जोल है, यहाँ मैं लिख दूंगा 0 जोल। अब इसने क्वेश्चन में देखिए कहा हुआ था कि फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव, सो टोटल वर्क डन आवर क्लोज पाथ इज 0। यानी कि ग्रेविटी जोन सी है वो कंजर्वेटिव है, इसका टोटल वर्क डन क्या आया है, ये देखिए आपके सामने 0 आया है। तो वही बताया है कि टोटल वर्क डन आवर क्लोज पाथ इज 0। ये थी इसकी सिग्निफिकेंस फिजिकल। अब इससे नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज टू रन अ वाटर पम्प। कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर है 1 हॉर्स पावर, जो कि चला रही है एक पानी वाले पंप को। तो सबसे पहले मैं इसकी पावर लिख लेता हूँ, जिसको पी से डिनोट किया जाता है, और ये है 1 हॉर्स पावर। अब इससे नेक्स्ट है वाटर पंप टेक्स 15 मिनट्स टू फिल अ टैंक ऑफ 400 लीटर्स एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। यानी कि जो पानी वाला पंप है ये 15 मिनट में एक टैंकी है जिसका वॉल्यूम है 400 लीटर, जो कि 10 मीटर की हाइट पे है, इसको फिल कर देता है। देखिए स्टेटमेंट आप ध्यान से समझेंगे, फिर ही न्यूमेरिकल होना है, रट्टा नहीं लगाना, आपने समर के करने हैं। अब देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, 15 मिनट। तो टाइम जिसको टी से डिनोट किया जाता है, ये मैं लिख लूँगा 15 मिनट। इस मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, तो ये देखिए मेरे पास आ जाएगा 15। वैसे ही 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वो मैंने लिख लिया है। तो 15 × 60 वो आ जाएगा मेरे पास 900, और ये सेकंड वैसे ही ये मेरे पास टाइम आ गया है। अब इससे नेक्स्ट देखें हाइट कितनी है, 10 मीटर। तो यहाँ मैं लिख लूँगा हाइट
जिसको 8 से डिनोट किया जाता है, ये मेरे पास आ जाएगी 10 मीटर। अब इससे नेक्स्ट ये देखें टैंकी का वॉल्यूम कितना है 400 लीटर्स, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ टैंक जो कि क्या आ जाएगा 400 लीटर। अब देखिए बताया हुआ है कि 1 हॉर्स पावर वो 746 वाट के इक्वल होता है, ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख लूँगा 746 वाट जो कि 1 हॉर्स पावर है। अब जी जो टैंकी का वॉल्यूम दिया हुआ है ना 400 लीटर है, तो यहाँ मैं एज्यूम करूँ अगर कि 1 लीटर ये इक्वल है 1 किलोग्राम के, तो लीटर की जगह फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 किलोग्राम। और किलोग्राम जो कि मैस होता है, तो ये वॉल्यूम को असल में मैंने मैस में कन्वर्ट कर दिया है। अब फाइंड क्या करना है, ए पार्ट है एक्चुअल इनपुट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक, कि कितना वर्क डन हुआ है पानी वाली टैंकी जो सी है इसको फिल करने में, यानी कि वर्क डन इनपुट ये मैंने फाइंड करना है, और बी है एक्चुअल आउटपुट वर्क डन, और आउटपुट वर्क डन मैंने फाइंड करनी है। तो फाइंड यहाँ मैं लिखूंगा वर्क डन इनपुट, आई एन लिख दूंगा, मतलब वर्क डन इनपुट ये मैंने फाइंड करनी है, और वर्क डन यहाँ मैं लिख दूंगा आउटपुट ये मैंने फाइंड करनी है। तो इसके कैलकुलेशन में सबसे पहले मैं वर्क डन इनपुट फाइंड करने लगा हूँ। अब देखिए पावर का क्या फार्मूला था, पावर का फार्मूला था वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने वर्क डन फाइंड करना है, टाइम डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो पावर मल्टीप्लाई टाइम इक्वल वर्क डन, ये मैं इनपुट फाइंड कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे साथ इनपुट लिख दूंगा। पावर मल्टीप्लाई टाइम, तो देखिए पावर कितनी है 746 वाट और टाइम कितना है 900 सेकेंड, तो यहाँ मैं लिखूँगा पावर की जगह पर 746 मल्टीप्लाई 900, और ये वर्क डन इनपुट वैसे ही जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो मेरे पास आ जाएगा 6,71,000 और 400, ये मेरे पास आ जाएगा वर्क डन इनपुट, और वर्क डन का यूनिट है जोल। अब आंसर किलो जोल में दिया हुआ है तो किलो जोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जहाँ पे डेसिमल का पॉइंट नहीं होता वहाँ पे लास्ट पे होता है। तो लास्ट वाला अगर डेसिमल का पॉइंट मैं 3 पॉइंट पीछे लेके जाऊँ तो ये देखें यहाँ भी मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 671.400 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और ये जोल वैसे ही। अब सोच रहे होंगे अगर आपके मैं 3 पॉइंट ही गया हूँ, मैं 6 के बाद क्यों नहीं गया, क्योंकि मैंने किलो में कन्वर्ट करना है और वो 10 की पावर 3 लाना था, इसलिए मैं 3 पॉइंट लेके आया हूँ। तो ये आ जाएगा 671.4 और 10 की पावर 3 जो कि किलो के इक्वल है, और ये जोल वैसे ही। ये मैंने वर्क डन इनपुट फाइंड कर लिया है। अब वर्क डन आउटपुट यह मैं हेडिंग दे दूंगा अब बी वाले पार्ट की, कि वर्क डन आउटपुट ये मैं फाइंड करने लगा हूँ। अब अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे मैंने ये सॉल्व किया है कि वर्क इक्वल पावर मल्टीप्लाई टाइम, यहाँ भी मैं वर्क आउटपुट इक्वल पावर मल्टीप्लाई टाइम करूँगा तो ये गलत है, फिर भी मेरे पास यही आंसर आएगा। देखिए स्टेटमेंट में क्या है कि एक्चुअल इनपुट वर्क डन वो वाला है जब इलेक्ट्रिक मोटर टैंकी को फिल कर रही है, और एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट क्या आया है मिसाल के तौर पर अब ये समझिएगा ज़रा, ये समझने वाली चीज़ है। अब मिसाल के तौर पर समझ लें ये ज़मीन है और इसके ऊपर ये टैंकी ये मोटर लगी हुई है, और छत पर जैसे कि आपके घरों में भी है कि छत पर पानी की टैंकी होती है और नीचे से ऊपर पानी की टैंकी पर पाइप के ज़रिए पानी भरा जा रहा है। अब नीचे इनपुट ये हो रहा है कि मोटर चल रही है, और आउटपुट क्या हो रहा है कि पानी की टैंकी वो पानी से भरी जा रही है। तो असल में ये एनर्जी है ना, एनर्जी ही यूज़ हो रही है। तो जब हाइट की तरफ जाए तो मैंने आगे बड़े डिटेल से समझाया था कि पोटेंशियल एनर्जी वो mg होती है हाइट पर, और काइनेटिक एनर्जी ये हाइट पे 0 होती है। तो यहाँ फिर पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला ये मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्क डन आउटपुट जौन सी है कि वर्क डन आउटपुट वो इक्वल है mgh। अब आपने वो कैसे है आगे भी यूज़ किया है, मैं इसलिए आपको दोबारा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आपकी वीडियो चाहे लेंथी है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये वर्क डन इक्वल है एफ डी, फोर्स किसके इक्वल है एम जी, और डी असल में डिस्टेंस है जो कि है हाइट, तो ये देखें यही बन गया है। अब एम मैस कितना है, तो ये देखें मैस है 400 किलोग्राम, इसलिए वॉल्यूम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया था कि ये अब यूज़ होना है 400, और हाइट कितनी है 10 मीटर। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पे एम की जगह पे आ जाएगा 400, जी की वैल्यू 9.8 और एच की वैल्यू 10। इनको आप मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 39,200 और इसके साथ जोल। अब इसको भी किलो जोल में कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए डेसिमल का पॉइंट मैं 3 पॉइंट पीछे ले गया हूँ,
कि 39.200 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये जूल वैसे ही 10⁻³ की जगह क्या आ जाएगा किलो, ये जूल वैसे ही, और 39.2 ये मैंने फाइंड किया लिया है वर्क डन आउटपुट, और यही इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 8। अ पैसेंजर जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एंड ड्रैगिंग हिज सूटकेस टू लैगी चेक इन डेस्क। कि एक पैसेंजर जोन से है वो एयरपोर्ट पे आया है, वो अपना सूटकेस जोन से है उसको चेक डेस्क की तरफ लेके जा रहा है। ही पुल्ड स्टेप विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स देखे सबसे पहले मैं यही लिख लेता हूँ कि फोर्स वो इक्वल है 200 न्यूटन। एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और एंगल कितना है मेरे पास 45 डिग्री टू द फ्लोर टू डिस्प्लेस इट 50 मीटर टू द डेस्क। और इसका डिस्टेंस कितना है ये देखें 50 मीटर। अगर अभी यहाँ तक आपको समझ नहीं आई तो ये देखें, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे अगर ड्रा करूँ मिसाल के तौर पर, ये देखिए ये मेरा सूटकेस है और यहाँ पे इसके अगर टायर हैं तो इसके ऊपर से यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ और तो ये रोटेट करके आगे की तरफ जा रहे हैं ना। और देखिए उसने बताया हुआ है कि 45 डिग्री एंगल किसके साथ है, फ्लोर के साथ। यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ और इसने कितना एंगल बनाया है ज़मीन के साथ, ये आ गया है मेरे पास 45 डिग्री। यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और 50 मीटर, ये 50 मीटर है डेस्क जहाँ पे जाके इसकी चेकिंग होनी है। फाइंड मैंने क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय हिम ऑन द सूटकेस, यानी कि मैंने वर्क डन फाइंड करना है। बड़ा ही आसान ये न्यूमेरिकल है, अभी आगे भी यूज़ किया है कि वर्क डन का क्या फार्मूला है, W = F कॉज थीटा। अब ये देखें फोर्स क्या है 200, डी क्या है 50, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 200 और डी की जगह पे 50 कॉज वैसे ही, और एंगल क्या है 45, इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा 45 डिग्री। 200 मल्टीप्लाई 50, तो देखिए 2 5 टाइम 10, और दो ये ज़ीरो हैं वो मैंने लिख दी है और एक ये ज़ीरो है वो लिख दी है। मल्टीप्लाई कॉस 45 जो कि है 0.707। जब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7070। ये वर्क डन है और इसका यूनिट है जॉल, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 9। और 1200 किलोग्राम कार, ये देखें किलोग्राम यानी कि ये मेरे पास मैस आ गया। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि मैस वो मेरे पास है 1200 किलोग्राम। इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, के एक कार है जिसका वज़न इतना है और वो इतनी स्पीड से रन कर रही है। तो असल में स्पीड क्या होती है, वो वेलोसिटी, तो वी आ गया है मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर। ये बाद में आगे रीड करता हूँ, पहले इस किलोमीटर पर आवर को वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का असल में यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो इसको मैं इसमें ही कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये देखें 40 वैसे ही, किलोमीटर भी वैसे ही, ये 8 की पावर ऊपर नेगेटिव है नीचे की तरफ आएगी तो ये आ जाएगी पॉजिटिव। तो ये देखिए 40 वैसे ही मल्टीप्लाई किलो जो कि है 1000 की इक्वल, ये मैथ्स वैसे ही। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, देखिए एक घंटे में 3600 यानी कि 3600 सेकंड होते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अगर आपको नहीं पता तो देखें एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 मल्टीप्लाई 60 तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कट। अब कैलकुलेटर पे आप करें 40 मल्टीप्लाई 10 वो आ जाएगा 400, 400 डिवाइडेड बाय 36 तो आपके पास आ जाएगा 11.11। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गया है, मीटर वैसे ही सेकंड है, ऊपर पावर जाएगी तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, तो एस की पावर -1, ये देखिए वेलोसिटी आ गई है। अब इससे नेक्स्ट हाउ मच पावर, तो देखें मैंने पावर फाइंड करनी है, यहाँ फाइंड की हेडिंग दे के मैं कह देता हूँ कि मैंने पावर फाइंड करनी है। विल बी एक्सपेंडेड बाय इट टू एक्सलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। एक्सलरेशन भी दे दिया गया है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये डाटा था, मैंने पावर फाइंड करनी है, यहाँ मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा। अब देखिए पावर का क्या फार्मूला है, पावर का फार्मूला होता है असल में वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन यहाँ पे यूज़ होगा पावर इक्वल फोर्स और वेलोसिटी। अब ये कैसे आया है, असल में ये सारी कैलकुलेशन होती है जो कि आपने चैप्टर में पढ़ी होती है, लेकिन यहाँ पे करनी नहीं है। ये फार्मूला कैसे बना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए पावर वैसे ही वर्क डन किसके इक्वल है, फर्स्ट टॉपिक है, किसी दफ़ा आगे यूज़ भी किया है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर इक्वल ये फोर्स वैसे ही, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसको मैंने सेपरेट कर दिया है।
यानी कि इसके डिनोमिनेटर मैंने ये लिख दिया है। अब पावर इक्वल फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी की डेफिनेशन के लिहाज से ये बन गया है। तो ये फार्मूला कैसे बना है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब पावर वैसे ही इक्वल फोर्स की वैल्यू मेरे पास नहीं है, वेलोसिटी की है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये हम अप्लाई कर दूंगा, फोर्स इक्वल मैस मल्टीप्लाई एक्सलरेशन, और ये वेलोसिटी वैसे ही पावर इक्वल। अब ये देखिए मैस किसके इक्वल है 1200, वेलोसिटी कितनी है 11.11, और एक्सलरेशन जो कि है 2 के इक्वल। ये यहाँ मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, मैस की जगह पर 1200, एक्सलरेशन जो कि था 2, और वेलोसिटी 11.11। अब इन सब को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 26,664 पावर है, और पावर का यूनिट होता है वाट। लेकिन इसका आंसर किलो वाट में दिया हुआ है तो इसको किलो वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। लास्ट पे डेसिमल का पॉइंट है तो 3 पॉइंट में पीछे आ गया हूँ, तो ये आ जाएगा 26.664 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये वाट वैसे ही। तो पावर इक्वल 26.664 10⁻³ जो कि किलो के इक्वल है, और ये वाट वैसे ही ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल नंबर 4.10 और 200 ग्राम एप्पल के, एक एप्पल है जिसका वेट कितना है 200 ग्राम, कि एक एप्पल है जिसका मैस कितना है 200 ग्राम। तो सबसे पहले मैस जिसको एम से डिनोट करते हैं, और ये मेरे पास आ जाएगा 200 ग्राम। आगे बाद में रीड करते हैं, पहले इस ग्राम को ही किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए 200 डिवाइडेड बाय 1000 वो आ जाएगा 0.2, और ये किलोग्राम वैसे ही ये मेरे पास मैस आ गया है। इज़ लिफ्टेड टू 10 मीटर एंड देन ड्रॉप्ड, कि एक एप्पल है जिसको 10 मीटर ऊपर उठाया गया है और छोड़ दिया गया है, यानी कि इसकी अब हाइट कितनी आ गई है जिसको एज कहते हैं 10 मीटर। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, किसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये ज़मीन के साथ टकराएगा। तो देखें वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है, तो यहाँ मैं फाइंड की हेडिंग दूंगा कि मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है। एज्यूम डैट 75% ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल इज ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड। कह रहा है जब ये एप्पल, ये समझिएगा आप ज़रा, मिसाल के तौर पर ये एप्पल है, वो कह रहा है इसको उठाया गया है कितनी हाइट तक 10 मीटर। अब ये एप्पल जब यहाँ पे आ गया है ना, इसको छोड़ा गया है, अब ये वापस ज़मीन की तरफ जा रहा है। कह रहा है अभी ज़मीन से, ग्राउंड से ये टकराने लगा है, तो इसकी वेलोसिटी जो सी है वो फाइंड करनी है। और बताया गया है कि 75% जो कि वर्क डन है ना वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल है 75% ऑफ वर्क डन। और सिंपल अगर मैं लिखूँ तो ये भी लिखने की बजाय आप सिर्फ ये लिख दें कि 75% मल्टीप्लाई किया आ जाएगा वर्क डन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी तब मेरे पास आएगी जब मेरे पास वर्क डन होगा। तो पहले मैं वर्क डन फाइंड करूँगा, उसको 75% से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो वेलोसिटी मैं बाद में फाइंड करूँगा, पहले मैं वर्क डन फाइंड करने लगूँ। तो कैलकुलेशन में वर्क डन किसके इक्वल है, वर्क डन इक्वल है एफ डी और काज थीटा। क्योंकि मेरे पास फोर्स की वैल्यू नहीं है तो यहाँ मैं लिख दूंगा एम जी डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आ जाएगा एच, और काज वैसे ही अब थीटा। अब ये देखें ऊपर से एप्पल को छोड़ा गया है नीचे की तरफ, तो एप्पल की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, और ग्रेविटी की डायरेक्शन भी क्या होती है अर्थ की तरफ, तो ये भी डायरेक्शन सेम आ गई है, जिसकी वजह से एंगल क्या होगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री। अब एम की वैल्यू क्या है, ये है 0.2, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा एम की जगह पे 0.2। जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8, और एच की वैल्यू ये है 10, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10, और काज 0 जो कि 1 की इक्वल होती है। अब इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 19.6। तो वर्क डन मेरे पास आ गया है 19.6 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, अभी मैंने आगे भी आपको दिखाया है, ये है 75% वर्क डन, तो ये वैसे ही आ जाएगा 75% मल्टीप्लाई वर्क डन क्या आया है 19.6। तो परसेंटेज जब ख़त्म करते हैं 75, तो 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 19.6। अब 75 मल्टीप्लाई 19.6 वो आ जाएगा 1470, ये डिवाइडेड बाय 100 वैसे ही। जब इनको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 14.70, ये मेरे पास आ गई है
काइनेटिक एनर्जी और इसका यूनिट आ जाएगा जूल। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी मैंने फाइंड कर ली है, यानी कि ये मेरे पास आ गई है। अब मैंने क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी। तो ये देखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, वो है 1/2 mv²। वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है, 2 डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये काइनेटिक एनर्जी वैसे ही इक्वल mv²। वेलोसिटी फाइंड करनी है, मैस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। वेलोसिटी का स्केयर है, स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट, तो ये देखें ये आ जाएगा स्केयर रूट 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास इक्वल वॉल्यूम स्केयर। ये स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा तो सिंपल वॉल्यूम रह जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करूँगा, 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी क्या आई है 14.70, ये आ जाएगा 14.70 डिवाइडेड बाय मास क्या है, मैथ 0.2, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 0.2 इक्वल वेलोसिटी वैसे ही। अब 14.70 मल्टीप्लाई 2, जो भी आंसर आएगा उसको 0.2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 147 और ये वॉल्यूम ऐसे ही। अब स्केयर रूट 147 जो कि इक्वल है 12.12, ये वेलोसिटी आ गई है और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये है इसका आंसर और यहाँ पे न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।